नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीएस इलियट को। टीएस इलियट की कौन कौन सी चीजें, क्या क्या चीज हम डिस्कस करने वाले हैं टीएस इलियट को लेकर, सबसे पहले हम लोग वो चीज समझ लेते हैं। देखिए, टीएस इलियट की लाइफ को लेकर जितने भी फैक्ट हैं उन सारे फैक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खास खास फैक्ट जो हैं वो मैंने लिए हैं, वो फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और इनके खास वर्क्स जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं मल्टीपल टाइम्स, मैंने भी देखा है कि टीएस इलियट के किन वर्क से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। इनकी लिटरेरी एज क्या थी, मूवमेंट क्या था, ऑक्यूपेशन क्या था, या फिर इनके ऑनररी अवार्ड्स जितने भी हैं, उन सभी को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले समझना स्टार्ट करते हैं हम टीएस इलियट की बेसिक इंफॉर्मेशन से। सबसे पहले जो टीएस इलियट के नाम की फुल फॉर्म है उसे आप देख लीजिए। थॉमस स्टर्न्स इलियट इनके नाम की फुल फॉर्म है। यहां पर इसे कुछ लोग टॉम्स भी पढ़ते हैं, कुछ लोग थॉम्स भी पढ़ते हैं। इसे आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हैं, राइट। अब इनके नाम की फुल फॉर्म मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम है, जैसे बीए का एग्जाम होता है, वहां पर कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप लोगों से राइटर्स के नाम की नेशनलिटी या फिर उनकी फुल फॉर्म जो है पूछ ली जाती है। तो टीएस इलियट का जो फुल नेम है वो थॉमस स्टर्न इलियट है, राइट। इनका जन्म 26 सितंबर 1888 में हुआ था। इनके फादर का नाम जो था वो हेनरी वेयर इलियट है और इनकी मदर का नाम चार्लोट चैम्पस्टन है। और 4 जनवरी 1965 को टीएस इलियट की डेथ हो गई थी। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनका नाम थॉमस स्टर्न इलियट कैसे पड़ा। देखिए, यहां पर इनके फादर के लास्ट नेम जो है वो इलियट है, इसीलिए टीएस इलियट के नाम के पीछे भी इलियट लगा हुआ है, फादर के नाम से ये लिया गया है। और चार्लोट चैम्प स्टर्न्स के नाम से, इनकी माता के सरनेम से इनका मिडिल नेम लिया गया है, ठीक है। और इनका थॉमस जो है वो अपना नाम है। इस तरह से इनका नाम थॉमस स्टर्न इलियट पड़ा हुआ है, राइट। और जो टीएस इलियट हैं वो 20th सेंचुरी के एक बहुत ही मेजर पोएट हैं, एसेइस्ट हैं, प्लेराइट हैं और पब्लिशर हैं और क्रिटिक भी हैं। और कुछ समय तक तो इन्होंने, जब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई थी, तो इन्होंने टीचिंग भी की है। लिटरेरी मूवमेंट की बात करते हैं तो मॉडर्निज्म जो है वो इनका लिटरेरी मूवमेंट है। बढ़ते हैं आगे और हर एक पॉइंट को, इनकी लाइफ से जुड़े हुए हर एक पॉइंट को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, किस तरह से हमें एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, वो सब चीजें समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो टीएस इलियट हैं वो चीज मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनका जन्म 26 सितंबर 1888 को हुआ था। और कहां पर हुआ था? सेंट लुइस में हुआ था। और ये जगह कहां पर है? देखिए, यूएसए में है। जब टीएस इलियट को हम पढ़ते हैं, इसका नाम टीएस इलियट का इतनी ज्यादा बार आता है तो हम ये सोचते हैं कि ये लंदन में पैदा हुए होंगे, यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए होंगे, लेकिन नहीं, इनका जन्म जो हुआ है वो यूएस में हुआ है, राइट। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और कब हुआ है? 1888 में हुआ है। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जो ध्यान रखने वाली चीज है, जो इनके एंसेस्टर्स थे, जो इनके पूर्वज थे, वो कभी रहा करते थे कहां पर? इंग्लैंड में रहा करते थे। लेकिन उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया था 1668 में और वो जाकर सेटल हो गए थे अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में सेटल हो गए थे 1668 में। तो जो इनके पूर्वज थे टीएस इलियट के, वो इंग्लैंड में रहते थे और वो सेटल हो गए थे 1668 में अमेरिका में जाके। इनके फादर जो मैं बता चुका हूं, इनका नाम हेनरी वेयर इलियट था और ये एक सक्सेसफुल जो है बिजनेसमैन थे। बिजनेस में इन्होंने बहुत ही सक्सेस हासिल कर रखी थी। ये एक ट्रेजर थे, मतलब एक खजांची थे, एक मुनीम थे, जिसके हाथों में कामकाज जो रहता है वो पैसे वाला रहता है, सब हिसाब किताब रखना होता है, राइट। तो हाइड्रोलिक प्रेस ब्रिक कंपनी के अंदर ये एक खजांची थे और ये जो कंपनी थी वो सेंट लुइस के अंदर ही थी। और इनकी मदर जो थी, जिनका नाम जो है चार्लोट चैम्पस्टन है, वो क्या थी? एक स्कूल टीचर थी, साथ में पोएट थी, बायोग्राफर थी, या फिर एक सोशल वर्कर भी ये थी। तो टीएस इलियट के अंदर जो गुण आते हैं राइटिंग के, हो सकता है ये गुण इनको इनकी माता से ही मिले हों। अब इनके
जो सिबलिंग्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। टीएस इलियट के जो सिबलिंग्स थे टोटल वो कितने थे? 7 थे, राइट। 7 सिबलिंग्स थे, लेकिन उनमें से 6 ही सर्वाइव कर पाए थे, सिर्फ उनमें से 6 ही सर्वाइव कर पाए थे। और जो टीएस इलियट है, हमारे जो राइटर हैं, हमारे जो पोएट हैं, वो इन 6 के 6 में से क्या थे? यंगेस्ट थे। अब बात करते हैं इनके बचपन की। इनके बचपन में ही इन्हें एक बीमारी लग गई थी जिसका नाम है इंग्यूनल हर्निया। इंग्यूनल हर्निया इस बीमारी का नाम है। इस बीमारी की वजह से जिस तरह की एक्टिविटी बच्चे बचपन में करते हैं उस तरह की एक्टिविटी में ये क्या नहीं कर पाए थे? पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। और 1898 से लेकर 1905 तक टीएस इलियट ने जो पढ़ाई की थी वो स्मिथ एकेडमी के अंदर की थी, राइट। ये वहां पर एनरोल हो गए थे, वहां पर जाकर इन्होंने पढ़ाई की थी। और इनके ये जो स्मिथ एकेडमी थी ये इनके ग्रैंडफादर के द्वारा फाउंड की गई थी, बनाई गई थी। उनका नाम है, इनके ग्रैंडफादर का नाम क्या है? विलियम ग्रीनलीफ इलियट है, राइट। यहां पर रहकर ही इन्होंने बहुत सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस की स्टडी की, जैसे कि लैटिन, एंशिएंट ग्रीक, फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज की स्टडी इन्होंने स्मिथ एकेडमी के अंदर ही की। और लैटिन लैंग्वेज पर तो इनकी इतनी अच्छी कमांड हो गई थी कि 1900 में जब ये स्मिथ एकेडमी के अंदर थे तो इन्हें लैटिन लैंग्वेज के लिए गोल्ड मेडल भी दिया गया था। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। टीएस इलियट को जो गोल्ड मेडल है वो कब मिला था? तो 1900 आप लोग इसका आंसर देंगे। और किस लैंग्वेज के लिए मिला था? तो लैटिन लैंग्वेज के लिए मिला था, राइट। और कहां पर ये पढ़ते थे उस समय पर? स्मिथ एकेडमी के अंदर थे ये। यहां पर बात करते हैं जब इनका जो पोइट्री लिखने का जो इंटरेस्ट था वो कब से इनको आने लगा। तो इन्होंने अपनी पोइट्री जो थी, इंटरेस्ट तो इन्हें शुरुआत से ही था, लेकिन इन्होंने जब ये मात्र 14 साल के थे तो इन्होंने पोइट्री को लिखना स्टार्ट कर दिया, अपना हैंड जो है ट्राई किया पोइट्री में। और ये इंस्पायर्ड किससे हुए थे पोइट्री लिखने के लिए? जो एडवर्ड फिट्जरलैंड एक राइटर हैं जिन्होंने एक ट्रांसलेशन की थी 1859 में, राइट। एक ट्रांसलेशन की थी जिस वर्क का नाम है रूबियत ऑफ उमार खय्यम। इस वर्क से इंस्पायर होकर टीएस इलियट ने बहुत सारी पोएम्स को लिखा था। अब इनके व्यूज की बात करें या इन पोएम्स के रिजल्ट की बात करें तो वो अच्छा नहीं रहा था टीएस इलियट के लिए। इसीलिए टीएस इलियट ने जो पोएम्स लिखी थी इनसे इंस्पायर होकर उनको डिलीट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद 1905 में टीएस इलियट ने 3 शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी। देखिए 3 शॉर्ट स्टोरीज टीएस इलियट ने लिखी हैं। उन तीनों शॉर्ट स्टोरीज का नाम जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। बर्ड्स ऑफ प्रे, ए टेल ऑफ ए वेल एंड द मैन हु वाज किंग। ये तीनों की तीनों शॉर्ट स्टोरीज हैं, आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों को दिया जाता है और वहां पर इन तीनों शॉर्ट स्टोरी का नाम दे दिया और एक अलग से जैसे कि एस वेडनेसडे और रख दिया। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इन चारों में से कौन सी शॉर्ट स्टोरी नहीं है, तो आप लोग जो इनमें से नहीं है उसका आंसर आप दे सकते हैं, राइट। तो तीनों शॉर्ट स्टोरीज का नाम आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद टीएस इलियट ने अपनी स्मिथ एकेडमी से जो भी इनको पढ़ना था वो पढ़ लिया। उसके बाद ये एंटर हुए मिल्टन एकेडमी के अंदर। मिल्टन एकेडमी ये कहां पर है? मैसाचुसेट्स में है। मैसाचुसेट्स यूएसए का ही एक स्टेट है, एक जगह है। वहां पर इन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया जहां पर ये मिले स्कोफिल्ड थायर से, ठीक है। ये नाम आप ध्यान रखना क्योंकि ये पब्लिशर ऑफ वेस्टलैंड है। अब ये वेस्टलैंड क्या है मैं आगे चल के इसे डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद 1906 में टीएस इलियट ने एनरोल किया था कहां पर? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने एनरोल किया था, जहां पर इन्होंने फिलोसफी पढ़ी और ये कुछ लोगों के टच में भी आए, जैसे जॉर्ज के टच में आए। जॉर्ज के टच में आकर इन्हें फिलोसफर बनने की जो इन्फ्लुएंस थी वो मिली, एक पोएट बनने का इन्फ्लुएंस उनको मिला। या फिर इरवानी के टच में आए तो ये एक क्रिटिक थे, तो क्रिटिक वाले जो गुण होते हैं या इनसे इन्फ्लुएंस होकर टीएस इलियट ने कुछ ऐसे वर्क्स लिखने स्टार्ट किए थे। अब बात करते हैं 1910 और 11 की, जहां पर टीएस इलियट ने फिलोसफी को स्टडी किया था और फिलोसफी स्टडी करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जाकर ये कहां पर स्टडी करने लगे थे? पेरिस में स्टडी करने लगे थे। अब इसी दौरान टीएस इलियट ने अपना खुद का
एक राइटिंग स्टाइल डेवलप किया कि किस तरह से उनको पोएम्स लिखनी चाहिए, किस तरह से उनको अपनी राइटिंग्स करनी चाहिए। इस तरह का जो राइटिंग स्टाइल है टी.एस. एलियट ने अपना डेवलप किया और 1911 में ये पेरिस से वापस आ गए और इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आए, जहां पर इन्होंने फिलॉसफी को पढ़ा और संस्कृत भाषा को भी इन्होंने पढ़ा और ये पढ़ाई इनकी 1914 तक चलती रही। ऐसा नहीं है इन्होंने सिर्फ संस्कृत को पढ़ा ही, एक वर्क जिसका नाम मैंने लिया था द वेस्टलैंड, उसके अंदर इन्होंने संस्कृत के कुछ शब्द का इस्तेमाल भी किया है। उसके बाद इन्हें स्कॉलरशिप मिली और ये पढ़ाई करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए। अब बात करते हैं 1914 की। ठीक है, 1914 जो थी वो टी.एस. एलियट की लाइफ की बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर थी। आप लोग इसे ध्यान रखना कि जो 1914 की न्यू ईयर ईव थी, अब न्यू ईयर ईव कब होती है? हर साल की 31 दिसंबर जो होती है, 31 दिसंबर जो होती है उसको हम न्यू ईयर ईव कहते हैं। तो इलियट ने एक लेटर लिखा था, किसको? कॉनरेड एकिन को, जिसमें इन्होंने कहा था, आई हेट यूनिवर्सिटी टाउन्स एंड यूनिवर्सिटी पीपल who are the same everywhere with pregnant wives, sprawling children, many books and hideous picture on the wall. Oxford is very pretty but I don't want to be dead. तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने इस लेटर में कहा था कि जहां पर यूनिवर्सिटीज होती हैं उन शहरों से मैं नफरत करता हूं, या वहां पर रहने वाले लोग जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो कैंपस के आसपास लोग रहते हैं उनसे मैं नफरत करता हूं। मतलब कैसे लोगों से नफरत करते हैं? जिनको और कुछ काम नहीं होता, जिनकी वाइफ देखें वो हमेशा प्रेग्नेंट होती हैं, उनको उनके बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो प्रोड्यूस करते रहते हैं बच्चों को, और वो बुक लिखने में अपने आप को बिजी रखते हैं, या फिर उनकी वॉल्स पर, उनकी घरों की वॉल्स जो होती हैं वहां पर पिक्चर्स में कोट लिखे हुए होते हैं जिनका हाइडियस मीनिंग होता है। जैसे कि आप एलेगरी पढ़ते हैं, मतलब लिखा हुआ कुछ और है, सरफेस पे आप लोगों को कुछ और दिख रहा है और उसका मीनिंग कुछ और है। तो इस तरह की कोट्स उनकी दीवार पर मिलती हैं। तो टी.एस. एलियट कहते हैं यूनिवर्सिटी जो है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन मैं इन मरे हुए लोगों की तरह नहीं जीना चाहता, मैं इस तरह से नहीं रहना चाहता हूं। और 1914 में ही देखिए, 1914 में ही जो टी.एस. एलियट हैं वो इजरा पाउंड से मिले थे। तो ये एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि किस ईयर में टी.एस. एलियट इजरा पाउंड से मिले थे, तो आपको 1914 इसका आंसर देना है। इसके बाद टी.एस. एलियट ने अपना बहुत सारा टाइम लंदन में बिताया और वहां पर ये बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे पोएट्स से मिले, बहुत सारे राइटर्स से मिले, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे मेन नाम जो आता है वहां पर इजरा पाउंड का ही आता है। राइट, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाता है। अब ये इजरा पाउंड जो है ये लंदन के अंदर पहले से ही एक इस्टेब्लिश नेम था, राइटर के नामों में एक पहले से ही इस्टेब्लिश नेम था। इन्होंने टी.एस. एलियट का जो टैलेंट था पोइट्री राइट करने का या एक राइटर बनने का, जो इनका लिटरेचर में इंटरेस्ट था, उसको बहुत जल्दी टी.एस. एलियट के इंटरेस्ट को इजरा पाउंड ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, जिसकी वजह से इजरा पाउंड ने बहुत सारे लोगों से टी.एस. एलियट को इंट्रोड्यूस कराया, जैसे कि पोएट्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया, राइटर्स के साथ, आर्टिस्ट के साथ, और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल फिगर जो थे वो लंदन के, मतलब बुद्धिमान लोग जो थे उनके साथ भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। और इजरा पाउंड ने टी.एस. एलियट को इनके वर्क्स को पब्लिश करने में भी इनकी मदद की। अब बात करते हैं 1915 की। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दी और उसके बाद इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने टीचिंग करना भी स्टार्ट कर दिया। और 1915 में ही, जून के महीने में 1915 में ही टी.एस. एलियट ने शादी कर ली एक लड़की से जिसका नाम था विवेनी हेवुड, और ये लंदन में ही सेटल हो गए। अब देखिए यहां पर दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कि जो टी.एस. एलियट हैं वो लंदन में कब सेटल हुए थे, तो आपको 1915 बताना है इसका आंसर। और इनको ब्रिटेन की सिटीजनशिप कब मिली थी? जब ये 39 साल के थे, 1927 में मिली थी। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे कि सेटल होने की बात कही गई है या फिर इनको ब्रिटिश की नेशनलिटी सिटीजनशिप मिलने की बात कही गई है। राइट, तो इन्होंने एक लंदन की
लड़की से विवियन हेवुड जो है उनसे शादी कर ली थी। इनकी शादी जो थी वो सही से नहीं चल पा रही थी क्योंकि हेविड को बहुत सारी बीमारियां थी, एक नहीं बीमारियों की पूरी लंबी लिस्ट थी, जिसकी वजह से 1933 में इन दोनों को आपस से अलग होना पड़ा। मतलब ये दोनों सेपरेट हो गए, शादी इनकी टूट गई। 1915 की ही बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है एक टीएस इलियट का, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक। इसको पब्लिश कराया गया था। ये टीएस इलियट का पहला मेजर वर्क था। इसके पहले इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, इन्होंने पोएम्स को भी लिखा है, लेकिन सबसे मेजर वर्क जो है अभी तक का 1915 में द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक इनका आया था। 1917 में ही ये एडिटर बन गए थे एक मैगजीन के जिसका नाम है ईगोइस्ट। याद रख लीजिएगा आप लोगों से, एडिटर ये कई बार बदले हैं, कई बार बने हैं, अलग अलग पब्लिशिंग फर्म्स के अंदर, मैगजीन्स के अंदर ये एडिटर बने हैं। तो आप लोगों से ईयर के हिसाब से ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1917 में ये किस लिटरेरी मैगजीन के एडिटर बने थे, तो आपको ईगोइस्ट इसका आंसर देना है। 1917 में ही इन्होंने एक बैंक को ज्वाइन किया था, एज ए क्लर्क इन्होंने इस बैंक को ज्वाइन किया था जिसका नाम है बैंक का लियोड बैंक। ठीक है, 1917 में ही इस पोजीशन को इन्होंने संभाला था और इस पोजीशन पर ये 1925 तक रहे थे। इसी बीच में टीएस इलियट ने 1917 में ही एक बुक को पब्लिश कराया था जिसका नाम है प्रूफ्रोक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस। इसको 1917 में पब्लिश करा गया था। ठीक है, ये एक कलेक्शन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। द कलेक्शन रिसीव गुड रिव्यूज एंड एस्टैब्लिश्ड हिम एज वन ऑफ द लीडिंग पोएट्स ऑफ द डे। लीडिंग पोएट्स ऑफ द डे का मतलब है उस टाइम के जो राइटर थे, ठीक है, उनमें से इनकी अलग पहचान बनवा दी। इसने जो इनका प्रूफ्रोक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस कलेक्शन है, इसकी वजह से इन्हें फेम मिलने लगा, इनकी जो व्यूज है, टीआरपी है, वो बढ़ने लगी। ठीक है, अब जो इनका एक और मेजर वर्क है जिसका नाम है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। ये वर्क आप लोग ध्यान रखिएगा, ये टीएस इलियट का एक वर्क है और इसको इन्होंने पब्लिश कराया था 1919 में और ये मैगजीन के अंदर आया था, द ईगोइस्ट के अंदर आया था। लेकिन बाद में 1920 में ये एक कलेक्शन में, सैक्रेड वुड कलेक्शन है टीएस इलियट का, उसके अंदर पब्लिश कराया गया था। तो ये चीजें बहुत ही बारीक हैं, आप लोग ने ध्यान रखिएगा। एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट कब पब्लिश हुआ था, तो आप लोगों को 1919 इसका आंसर देना है। किस मैगजीन के अंदर पब्लिश हुआ था, तो आप लोगों को द ईगोइस्ट देना है। ठीक है, या फिर टीएस इलियट के किस कलेक्शन में 1920 में हुआ था, तो सैक्रेड वुड इसका आंसर देना है। तो यहां पर ये डिटेल में इसलिए देता हूं ताकि आप लोग एक चीज से बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल सको। अब बात करते हैं दिसंबर 1922 की। देखिए, दिसंबर 1922 में इनका एक बहुत ही मेजर वर्क आया जिसकी वजह से टीएस इलियट की एक अलग पहचान बन गई। ठीक है, उस वर्क का नाम है द वेस्टलैंड। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोगों को वो सारे के सारे पॉइंट्स बताने की कोशिश करूंगा। T.S. Eliot's The Wasteland is considered one of the most important poems of the 20th century as well as a modernist masterpiece। देखिए, यहां पर मैं एक चीज बता दूं, जो टीएस इलियट का मैग्नम ओपस वर्क है वो हम द वेस्टलैंड को ही कह सकते हैं। और जो वेस्टलैंड पोएम है ये इनकी, ठीक है, क्या है, 20th सेंचुरी की वन ऑफ द मेजर पोएम है। चाहे किसी राइटर ने भी 20th सेंचुरी में पोएम लिखी हो, उनमें से सबसे मेजर द वेस्टलैंड को ही मानते हैं। ठीक है, अब ये मॉडर्न एज का एक मास्टरपीस है, साथ ही ये टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया भी मास्टरपीस ही है। ये टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया एक एपिक वर्क है जिसके अंदर टीएस इलियट ने 434 लाइन को लिखा है। ये लाइंस भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि द वेस्टलैंड के अंदर कितनी लाइंस जो हैं वो इंक्लूड की गई हैं। इस वर्क को सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में पब्लिश कराया गया था एक मैगजीन के अंदर जिसका नाम है द क्राइटेरियन। इस मैगजीन के अंदर ये अक्टूबर में पब्लिश कराया गया था। और एक और मैगजीन है जिसका नाम है द डायल। ठीक है, ये और एक मैगजीन है, लेकिन ये कहां की है, यूएस की मैगजीन है, अमेरिका की मैगजीन है। इसके अंदर नवंबर में पब्लिश कराया था और फाइनल पब्लिकेशन ही इसकी हुई थी दिसंबर 1922 में। ठीक है, द वेस्टलैंड केम इन द यूनाइटेड स्टेट इन द नवंबर इशूड। देखिए यहां पर ये मेंशन है, ये चीज पॉइंट ये मेरे ध्यान नहीं गया था। द डायल के अंदर ये एक अमेरिकन मैगजीन है जो नवंबर में पब्लिश
कराई थी द वेस्टलैंड को। अब इसकी ओपनिंग लाइन, द वेस्टलैंड की ओपनिंग लाइन जो है आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि ये लाइन देकर, जैसे कि अप्रैल इज द क्रूलिएस्ट मंथ जो है ये किस पोएम से ली गई है। अगर ऐसे आपसे पूछा जाता है तो आपको वेस्टलैंड देना है, या फिर वेस्टलैंड की ओपनिंग लाइन क्या है तब भी आपको अप्रैल इज द क्रूलिएस्ट मंथ जो है उसका आंसर ये देना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये डेडिकेट किसको है, कि इजरा पाउंड जो थे जिनकी मुलाकात टीएस इलियट से 1914 में हुई थी, उनको ये डेडिकेट है, जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया था टीएस इलियट को राइटिंग के लिए, और बहुत सारे राइटर्स से, आर्टिस्ट से, इंटेलेक्चुअल फिगर से इंट्रोड्यूस कराया था। उनका नाम है इजरा पाउंड, और उन्हीं को टीएस इलियट ने द वेस्टलैंड को डेडिकेट किया है। वेस्टलैंड को टीएस इलियट ने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन है द बरियल ऑफ द डेड, दूसरा है ए गेम ऑफ चेस, तीसरा है द फायर सरमन, चौथा है डेथ बाय वोटर, और पांचवा है व्हाट द थंडर सेड। ये पांचों के पांचों सेक्शन हैं, आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं 1923 की। एक टीएस इलियट जो थे द क्राइटेरियन, जिसके अंदर वेस्टलैंड को भी पब्लिश कराया गया था, उसके एडिटर ये बन गए थे। राइट, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। 1925 में इन्होंने बैंक में जो क्लर्क थे, लियोड बैंक के अंदर जो क्लर्क थे, ये वो नौकरी को छोड़ दिया था, और एक पब्लिशिंग हाउस के ये क्या बन गए थे, एडिटर बन गए थे। वहां पर इन्होंने पोजीशन ज्वाइन कर ली थी पब्लिशिंग फर्म के अंदर, फेवर एंड फेवर उसका नाम है। 1927 में, देखिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रिटिश सिटीजनशिप जो है इनको कब मिली थी, 1927 में मिली थी। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, जब विवेनी हेवुड के साथ इन्होंने 1915 में शादी कर ली थी, तब ये लंदन के अंदर सेटल हो गए थे, लेकिन इन्हें ब्रिटिश सिटीजनशिप जो मिली थी वो 1927 में मिली है, जब टीएस इलियट लगभग 39 साल के थे। अब अमेरिकन सिटीजनशिप जो इनके पास रही थी वो 1888 से, मतलब टीएस इलियट के जन्म से लेकर 1927 तक रही। उसके बाद इन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप को छोड़ दिया और इन्होंने ब्रिटिश नेशनलिटी को अपना लिया, यानी कि ब्रिटेन के सिटीजनशिप बन गए, नागरिक बन गए। और ये इन्होंने सिटीजनशिप जो मिली थी वो 1927 में मिली थी, और इनकी डेथ तक ही ये ब्रिटेन के नागरिक रहे थे। अब बात करते हैं अप्रैल 1930 की। इनकी एक लॉन्ग पोएम वे एस वेडनेसडे जो थी, इनकी लॉन्ग पोएम 1930 में पब्लिश हुई थी। देखिए पहली जो लॉन्ग पोएम है इनकी कौन सी है, द वेस्टलैंड। अब उसके बाद सेकंड लॉन्ग पोएम जो है इनकी एस वेडनेसडे है, जो 1930 में पब्लिश कराई गई थी। 1948 में टीएस इलियट को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, क्योंकि इन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्क्स जो थे, आउटस्टैंडिंग कलेक्शन जो हैं वो दिए हैं टीएस इलियट को। इसी वजह से इंग्लिश लिटरेचर में 1948 में नोबेल प्राइज मिला था। 1948 में ही टीएस इलियट को एक और अवार्ड से नवाजा गया था, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट, और ये ब्रिटिश मोनार्क के द्वारा दिया गया था। अब जो देखिए 1933 में इनका सेपरेशन हो गया था हेवुड के साथ, लेकिन उसके बाद इन्होंने किसी से भी शादी नहीं की थी। लेकिन जहां पर ये काम करते थे, फेवर एंड फेवर में जो पब्लिशिंग फर्म थी, पब्लिशिंग हाउस जो था, इनकी सेक्रेटरी थी जिसका नाम था वेलरी फ्लेचर। इसके साथ इन्होंने शादी कर ली थी, और ये शादी इनकी डेथ तक ही चली। मतलब 1965 में जब टीएस इलियट की डेथ हो गई थी तब तक भी ये शादी इनकी रही थी, सेपरेशन इनका नहीं हुआ था। 1964 में, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, एक इनको और अवार्ड मिला है। 1964 में ही रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए आप लोग एक चीज जानते हैं कि 1927 में इनको नेशनलिटी मिल गई थी ब्रिटेन की, लेकिन इन्हें 1964 में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला था, किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा मिला था। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और टीएस इलियट की जो डेथ हुई थी वो 4 जनवरी 1965 में हो गई थी, जब ये 76 साल के थे। अब कुछ पॉइंट्स को मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये पूरी की पूरी बायोग्राफी हो गई, किस एज से बिलोंग करते थे, क्या इनका ऑक्यूपेशन था, पोएट थे, क्रिटिक थे, प्लेराइट थे, ठीक है, ये क्या क्या थे ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूं, क्या इनका ऑक्यूपेशन था, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट हैं, बिल्कुल सटीक पॉइंट हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने चाहिए। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग इसे ध्यान रख सकें।
सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो टीएस इलियट हैं वो 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, राइट। ये एक पोएट थे, एसेइस्ट थे, प्लेराइट थे और पब्लिशर थे, साथ में क्रिटिक भी थे। बहुत कम समय के लिए इन्होंने टीचिंग की है, इसलिए उस टर्म को, इस शब्द को, इस वर्ड को वहां पर नहीं लिखा गया है। टीएस इलियट ने अपनी पढ़ाई जो की थी वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी, और इन्हें एक स्कूल में बहुत ही ब्रिलियंट मतलब बच्चा समझा जाता था, जिसकी वजह से लैटिन लैंग्वेज में 1900 में इन्हें एक मेडल मिला था जिसका नाम है गोल्ड मेडल, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है किस लैंग्वेज के लिए गोल्ड मेडल टीएस इलियट को मिला था, तो आपको लैटिन लैंग्वेज बताना है। इजरा पाउंड से टीएस इलियट की मुलाकात जो हुई थी 1914 में हुई थी। 1922 में टीएस इलियट का मैग्नम ओपस वर्क जो है या फिर मास्टरपीस जो है, जिसे हम वेस्टलैंड के नाम से जानते हैं, वो पब्लिश हुआ था फाइनली, ठीक है। और इससे पहले ये मैगजीन्स में पब्लिश होता रहा है, दो मैगजीन के अंदर ये पब्लिश हुआ था। यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये द क्राइटेरियन में हुआ था अक्टूबर महीने में, और नवंबर की बात करें तो द डायल के अंदर हुआ था। द डायल जो है एक मैगजीन है यूएसए की, उसके अंदर हुआ था, और फाइनली पब्लिश दिसंबर में हुआ था। 1927 में ब्रिटिश सिटीजनशिप इन्हें मिल गई थी, 48 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, और 48 के अंदर ही इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट के मेरिट जो अवार्ड है वो दिया गया था। 1964 में इन्हें प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम भी दिया गया था यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखे थे। आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।